दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपका कमाया हुआ पैसा आपके पास टिकता ही नहीं, या फिर आप जितना पैसा कमाते हो वो कब और कहां खर्च हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो पैसा कमाने की, आपकी जेब हमेशा खाली ही रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपके भी इसी तरह के सवाल हैं तो डोंट वरी, ये वीडियो आपके सभी सवालों के जवाब देकर जाएगी। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए 4 ऐसी जापानी तकनीकी बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको पैसों को लेकर कभी दिक्कत नहीं होगी और आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत सारा रियलिस्टिक ज्ञान देकर जाएगी। तो दोस्तों, जापान ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जहां वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे ज्यादा असर हुआ था और अमेरिका द्वारा गिराए गए बॉम्ब्स के बाद जापान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। उसके बाद भी जापान आज दुनिया के सारे डेवलप्ड कंट्री में से एक है। और तो और सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स और सुनामी जैसे डिजास्टर भी जापान में ही आते हैं। फिर भी जापान कैसे सुपर पावर बन चुका है? तो बेल इसका आंसर है वहाँ के लोगों का डिसिप्लिन। जापानी लोगों में कुछ तो अलग बात है जिसके कारण वो इतने सक्सेसफुल बन पाए। तो जब बात होती है पैसों को मैनेज करने की, तो जापान के आगे शायद ही कोई टिक पाए। तो चलिए शुरू करते हैं जापान की सैर और जानते हैं पैसों की 4 जापानी तकनीकी, जिन्हें सीखकर पैसों के प्रति आपका नजरिया बिल्कुल चेंज होने वाला है। तो दोस्तों, बिना ब्रेक लिए वीडियो में लगातार बने रहिए। नंबर 1, आर्टिगो मनी। हैप्पी मनी बुक के ऑथर केन होंडा बोलते हैं कि एक बार वो पार्टी में गए थे और पार्टी में एक लेडी उनके पास आकर बोलती है कि सर, मुझे आपका वॉलेट देखना है। ये सुनकर केन शॉक्ड हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना वॉलेट निकाला और उस लेडी को दे दिया। उस लेडी ने पूरे वॉलेट को अच्छे से चेक किया और फिर उसने गुड जॉब बोलकर वॉलेट वापस दे दिया। फिर केन ने कंफ्यूज होकर पूछा कि आखिर आपने मेरे वॉलेट में क्या चेक कर लिया? फिर वो लेडी बोली कि मैं चेक कर रही थी कि आपके वॉलेट में पड़ा हुआ पैसा स्माइल कर रहा है या नहीं। फिर वो एक्सप्लेन करके बोलती हैं कि जब भी आप किसी से पैसा लेते हो तो उन्हें लव और ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। वहीं जब आप किसी को पैसे देते हो तो भी उन पैसों को खुशी खुशी देना चाहिए और अपने पैसों को बोलना चाहिए आर्टिगो। उस लेडी ने बताया कि जापान में आर्टिगो का मतलब होता है थैंक यू। चाहे आप किसी को पैसे दे रहे हो या किसी से पैसे ले रहे हो, हमेशा आपको बोलना चाहिए आर्टिगो, यानी थैंक यू। आप मेरे पास आए, आपने मेरी लाइफ को बेहतर बनाया और अब आप किसी और के पास जा रहे हो तो आप उनकी भी लाइफ को बेहतर बनाना। और जब उस लेडी ने केन की वॉलेट में लगे नोटों को देखा तो वो स्माइल कर रहे थे, क्योंकि वो हैप्पी मनी था। यानी केन ने उन पैसों को बहुत ही अच्छे ढंग से रखा था और उन पैसों को लव और ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट किया था। मतलब उन्होंने वो पैसा सही काम करके कमाया, ना कि किसी को धोखा देकर या गलत तरीकों से। इसलिए उनका पैसा मुस्कुरा रहा था। वहीं दूसरा होता है अनहैप्पी मनी। ये वो पैसा होता है जो रो रहा होता है। यानी अगर आप किसी को दुख देकर पैसा कमाते हो या किसी को दुखी मन से पैसा देते हो या किसी से गलत तरीके से पैसे लेते हो तो वो अनहैप्पी मनी होता है और ऐसा पैसा आपके जीवन में कभी भी सफलता नहीं ला सकता। वो कहते हैं ना कि बिना मेहनत के कमाया हुआ पैसा कभी नहीं फलता और किसी न किसी रूप में वो निकल ही जाता है और आपको दुखी करके जाता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी से पैसे का लेन देन करते हो तो आर्टिगो मनी, जल्दी से मेरे पास आना और अपने साथ अपने दूसरे दोस्तों को भी लाना, ये जरूर बोलना। अब आती है दूसरी टेक्निक, काकीबो। आजकल यूपीआई के जमाने में पैसों की बचत करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा हो गया है। हमें पता ही नहीं होता कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और जब हम अपने पैसों को बचा नहीं पा रहे हैं तो उन्हें इन्वेस्ट कैसे करें और हमारी वेल्थ कैसे बनेगी। इन सारी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही जापानी सॉल्यूशन है और वो है काकीबो। अगर आप इस शब्द को ट्रांसलेट करोगे तो इसका मतलब है हाउस होल्ड फाइनेंशियल लेजर। ये जापान की फर्स्ट फीमेल जर्नलिस्ट हनीमोटो को, इन्होंने ही इस शब्द का इन्वेंशन किया था। जहां आदमी अपनी पत्नियों को पैसा दिया करते थे और हाउस वाइफ एक फाइनेंशियल लेजर बनाकर घर के खर्चे मैनेज करती थीं और ये सारे काम वो एक पेपर पर लिख कर करती थीं। इस मेथड को आप कैसे यूज कर सकते हो, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको एक पेपर पर अपनी जितनी भी महीने की इनकम है उसे लिख देना है। उसके बाद आपको 4 कैटेगरीज बनानी है। नंबर 1 नीड्स, नंबर 2 वांट्स, नंबर 3 कल्चरल स्पेंडिंग्स और नंबर 4 अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। नंबर 1 नीड्स, इसमें आपको जितने भी जरूरी खर्चे हों उसे लिख देना है, जैसे फूड, ग्रोसरी, बच्चों की एजुकेशन फीस, लाइट पानी का बिल एक्सेट्रा। दूसरा आता है वांट्स। इसमें आपको वो खर्चे लिखना है जो जरूरी तो नहीं है लेकिन एंजॉयमेंट के लिए आप पैसा खर्चा कर देते हो, जैसे शॉपिंग्स, रेस्टोरेंट में खाना, दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान करना एक्सेट्रा।
नंबर 3, कल्चरल स्पेंडिंग्स। इसमें आप बुक्स पर खर्चा या और भी कल्चरल इवेंट्स जैसे फेस्टिवल्स या किसी चैरिटी में डोनेशन देना। इन चीजों में जितना भी खर्चा होगा वो आप इस सेक्शन में मेंशन करोगे। अब है नंबर 4, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। जैसा कि इसका नाम ही है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मतलब किसी भी तरह की इमरजेंसी या फिर अचानक, चाहे आपकी गाड़ी खराब हो गई हो या किसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाना, ये ऐसे खर्चे अनएक्सपेक्टेड खर्चे कहे जाते हैं। और आप जब महीने भर के खर्चे ट्रैक करोगे और सारे खर्चों को जोड़ लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप अपना पैसा कहाँ खर्चा कर रहे हो। और जिस चीज का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है नीड्स और वांट्स के बीच डिफरेंस। जब भी आप कोई बड़ा खर्चा करोगे तो अपने आप से 4 क्वेश्चन करने हैं। जैसे मान लो अगर आपको एक आईफोन लेना है तो अपने आप से 4 क्वेश्चन करना। पहला, आज मेरी इमोशनल स्टेट कैसी है? क्या मैं ज्यादा खुश हूँ या ज्यादा स्ट्रेस्ड? दूसरा, क्या मुझे इस चीज की सच में जरूरत है या फिर लेने का आइडिया ही अच्छा लग रहा है? तीसरा, क्या मैं इसे लंबे टाइम तक यूज करूंगा और अगर हाँ तो कितने टाइम तक? चौथा और लास्ट क्वेश्चन, क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं? तो दोस्तों, आज से ही अगर आपको कोई बड़ा खर्चा करने का मन कर रहा हो तो 4 सवाल अपने आप से जरूर पूछना एंड आई एम श्योर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जब आपको ये जवाब मिल जाए तो आप माइंडफुल स्पेंडिंग कर पाओगे और जब ये एक्सरसाइज पहले महीने करोगे तो सच में आप जान पाओगे कि आपका पैसा कहाँ खर्चा कर रहे हो और आप नेक्स्ट मंथ बहुत ही अच्छी सेविंग्स कर पाओगे। अब है तीसरी टेक्निक, मिनिमलिज्म, जहाँ पूरी दुनिया बड़े बड़े घर, फैंसी ड्रेसेस, फैंसी फर्नीचर या बड़े बड़े टीवी या लग्जरीज गाड़ियाँ, इन सब के पीछे भाग रही है। वहीं जापानी लोग एक कंसेप्ट को फॉलो करते हैं जिसे मिनिमलिज्म कहा जाता है। इसका आसान भाषा में मतलब होता है कम से कम चीजों में अपनी लाइफ को जीना। जापान के लोग सालों से इसी कंसेप्ट को फॉलो करते आ रहे हैं। उनके घर में एक्स्ट्रा फर्नीचर, महंगे महंगे कपड़े, लग्जरी गाड़ियाँ, ये सब नहीं मिलेंगे। जापानी लोग बहुत ही सिंपल लाइफ स्टाइल जीते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंजूस हैं, बल्कि मिनिमलिज्म में रहना उनकी मजबूरी नहीं, उनकी चॉइस होती है। वो लोग मटेरियलिस्टिक चीजों में इन सब पर फोकस नहीं करते, बल्कि अपने काम से काम रखते हैं। कहा जाता है जापानी लोग समय के बड़े पाबंद होते हैं। वो अपना सारा काम टाइम टू टाइम खत्म कर देते हैं। तभी तो एक जापानी ट्रेन सिर्फ 1 मिनट लेट हुई थी तो रेलवे बोर्ड ने सभी पैसेंजर्स को उनके टिकट के पैसे वापस कर दिए थे। और इसी कंसेप्ट को आप चाहो तो अपनी लाइफ में भी फॉलो कर सकते हो। अब आती है चौथी टेक्निक, मनी IQ एंड मनी EQ। ऑथर केन होंडा अपनी बुक हैप्पी मनी में बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा हमेशा ग्रो होता रहे तो आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के 2 प्रिंसिपल को समझना होगा, जिन्हें मनी IQ और मनी EQ का नाम दिया गया। मनी IQ का मतलब है मनी इंटेलिजेंस क्वोटेंट एंड मनी EQ का मतलब होता है मनी इमोशनल क्वोटेंट। मनी IQ हमारे पैसों को समझ को बताता है, वहीं मनी EQ हमारे पैसों को लेकर इमोशन को बताता है। ऑथर बताते हैं, हो सकता है आपने MBA किया है और आपका मनी IQ बहुत ही अच्छा हो, परंतु अगर आपका मनी EQ कम है तो आप कमाए हुए पैसों को भी गंवा सकते हो और गरीब भी हो सकते हो। तो चलिए इन दोनों प्रिंसिपल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला है मनी IQ। रिच डैड पुअर डैड में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने भी मनी IQ पर काफी जोर दिया था। अगर आपका मनी IQ स्ट्रॉन्ग है तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो सकता है आप बिजनेस करते हो या कोई अच्छी जॉब। एक रिपोर्ट में पाया गया कि जिन व्यक्तियों का मनी IQ स्ट्रॉन्ग होता है वो उन्हीं जगहों पर पैसा खर्चा करते हैं जहां उन्हें आवश्यकता होती है और ऐसे लोग फिजूल खर्च करने की जगह इन्वेस्टिंग और सेविंग पर ध्यान देते हैं और लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट का इंतजार करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसे लोग पैसों को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं और लाइबिलिटीज की जगह एसेट बिल्ड करने पर फोकस करते हैं। अब आता है मनी EQ। मनी EQ आपके पैसों को लेकर इमोशनल स्टेट को बताता है कि अगर आप इमोशन में बहकर अपना पैसा लॉस कर देते हो तो आपका मनी EQ काफी वीक है। इसलिए कभी भी फाइनेंशियल डिसीजन इमोशनली होकर मत लेना। अगर आप पैसा लेते वक्त या देते वक्त हमेशा खुश रहते हो तो आपका पैसा भी मुस्कुराता है। जब आपका पैसा स्माइल करता है तो वापस भी आपके पास ही आता है और साथ में अपने दोस्तों को भी लाता है। इसलिए आपके पैसों के साथ सही रिलेशन बनाओ और फिजूल खर्च करने से ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टिंग पर ध्यान दो ताकि आपका पैसा ग्रो हो सके। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।